मैं एक परेशान करने वाले रोमांस नॉवेल की दुनिया में पहुंच गया। कहानी के साथ चलने के बजाय मैंने तुरंत अपनी सीईओ पत्नी की संपत्ति बेच दी और अपनी बेटी को लेकर आराम की जिंदगी जीने के लिए गांव चला गया। ग्रीन टी, दिखावटी मासूम मेल लीड का असली चेहरा सामने आ गया और मेरी सीईओ पत्नी ने रोते हुए मुझसे अपना फैसला बदलने की गुजारिश की। ओरिजिनल कहानी में ओरिजिनल किरदार ने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान काम किया था, एक होटल में वेटर का काम करते हुए। उसकी मुलाकात खूबसूरत सीईओ ल्यू मेंग्याओ से हुई, जिसे नशीली दवा दी गई थी। वह उसके कमरे में कुछ पहुंचाने गया था, तभी उसने जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाए। बस एक मुलाकात में ही वह प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद ल्यू मेंग्याओ ने जिम्मेदारी ली और उससे शादी कर ली। शादी के दौरान वह चुपचाप ल्यू मेंग्याओ और उनकी बेटी डैंडन की रोजमर्रा की जरूरतों का ध्यान रखता था और कभी कभी कंपनी में ल्यू मेंग्याओ के असिस्टेंट के तौर पर भी काम करता था। फिर भी उसने कभी भी सबके सामने शादी या बच्चे को नहीं माना और डैंडन को उसे मां भी नहीं कहने दिया। बाद में ल्यू मेंग्याओ का व्हाइट मूनलाइट, उसका पहला प्यार, अपनी बेटी के साथ देश लौट आया। उसे अकेले बच्चे की देखभाल करने में संघर्ष करते देख उसे उसकी हालत पर बहुत दया आई। ल्यू मेंग्याओ ने कहा, अब से मैं उसका ध्यान रखूंगी, मैं बच्चे की मां बनूंगी। कहानी याद आने के बाद मैं हैरान रह गया और तुरंत भागने की योजना बनाई। फर्नीचर और ल्यू मेंग्याओ के डिजाइनर बैग के कलेक्शन से भरे घर को देखकर मैं संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। ये सब मुफ्त में मिल रहा है तो मैं क्यों न लूं। आखिरकार हमारी कानूनी शादी हुई है। वह खुद को शर्मिंदा के बिना मुझ पर केस नहीं कर सकती और वैसे भी वह बहुत अमीर है। यह सोचकर मैंने अपना फोन निकाला और एक रीसेल सर्विस से संपर्क किया ताकि वे आकर सब कुछ ले जाए। मेरे बुलाने पर वे जल्दी ही आ गए और मैंने वह सब कुछ बेच दिया जो मैं बेच सकता था। सोफा, टीवी, बिस्तर, मैंने महंगे किचन के सामान को भी नहीं छोड़ा। जब मुझसे पूछा गया कि मैं सब कुछ क्यों बेच रहा हूं, तो मैंने कहा कि मुझे लाइलाज कैंसर है और इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। यह कहानी गश्त करने वाले पुलिस वालों को भी पता थी। आखिर में खरीदारों ने 50 लाख रुपए से ज्यादा दिए। कीमत थोड़ी कम थी लेकिन सौदा जल्दी हो गया। अपनी पिछली जिंदगी में सिर्फ 3000 रुपए की मासिक सैलरी पाने के बाद मैंने पहले कभी इतने सारे पैसे नहीं देखे थे। मैं खुशी खुशी सीधे बैंक गया और अपने सभी कार्ड के पिन बदल दिए। कहीं ऐसा न हो कि ल्यू मेंग्याओ का मन बदल जाए और वह मेरे पैसे खर्च करने का फैसला कर ले। मैंने इमरजेंसी के लिए कुछ कैश निकाला, फिर किंडरगार्टन के लिए निकल पड़ा ताकि देख सकूं कि क्या मेरी इस सस्ते में मिली बेटी के साथ मेरी पटरी बैठती है या नहीं। अगर सब ठीक रहा तो मैं उसे वहीं से अपने साथ भागने के लिए ले जाऊंगा। आखिर डंडन अपने असली पिता से बहुत जुड़ी हुई थी। अगर मैं उसे पीछे छोड़ देता तो मैं उस जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता था जो उसे जीनी पड़ती। मैं किंडरगार्टन पहुंचा और टीचर से कहा कि मैं अपनी बेटी को एक ट्रिप पर ले जाना चाहता हूं। वह बिना किसी परेशानी के मान गई। वह डंडन को बाहर ले आई और जैसे ही मेरी नजर उस प्यारी सी बच्ची पर पड़ी, मैं उस पर फिदा हो गया। इतनी प्यारी बेटी को साथ लेकर भागना मेरे लिए तो यह जीत जैसा था। डंडन ने मुझे देखा और दौड़ती हुई आई और मेरी बाहों में लिपट गई। उसने पूछा, आज आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? वह बहुत कोमल थी और उससे अच्छी खुशबू आ रही थी। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा, पापा अपने होम टाउन जा रहे हैं, क्या तुम साथ चलना चाहोगी? डंडन, होम टाउन जा रहे हैं? वाह, मैं वहां कभी नहीं गई। हम कब निकल रहे हैं? क्या माँ भी आ रही है? हम अभी निकल सकते हैं। माँ कंपनी के काम में बिजी है, इसलिए वह नहीं आ रही हैं। डंडन का ल्यू मेंग्याओ से भरोसा अभी खत्म नहीं हुआ था। भले ही ल्यू मेंग्याओ ने उसे माँ कहने से मना किया था, लेकिन डंडन उनके रिश्ते की सच्चाई जानती थी। उस समय ल्यू मेंग्याओ ने अभी तक अपनी पहली मोहब्बत की बेटी की वजह से डंडन को बार बार परेशान करना शुरू नहीं किया था। इसलिए मुझे एक छोटा सा झूठ बोलना पड़ा ताकि वह धीरे धीरे ल्यू मेंग्याओ के बिना जिंदगी जीने की आदत डाल सके। हाई स्पीड ट्रेन में बैठने के कुछ ही देर बाद डैंडन सो गई। जैसे ही मुझे भी नींद आने लगी, मेरा फोन बजा। यह ल्यू मेंग्याओ का फोन था। फोन उठाते ही उसकी आवाज आई, चेन काई, मीठा और खट्टा पोर्क टेंडरलॉइन बनाओ और अभी ऑफिस ले आओ। जियान की बेटी ज्याओ याकाई से खाने का मन था। मैंने मन में सोचा, धत तेरे की ल्यू मेंग्याओ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर उसे यह खाना है तो उसके पापा से बनवाओ। ल्यू मेंग्याओ गुस्से में चिल्लाई, चेन काई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की और मुझे पागल कहने की? घर पहुंचने दो, फिर दिखाती हूँ। तभी लू जियान ने मासूम बनते हुए कहा, क्या बात है मेंग्याओ, क्या तुमने चेन काई से वह मीठा और खट्टा कटा हुआ पोर्क डिश बनाने को कहा था और उसने मना कर दिया? अगर ज्याओया अभी अभी विदेश से वापस न आई होती और उसे भूख न लग रही होती, मुझे पता है
कि उसका मीठा और खट्टा कटा हुआ पोर्क बहुत बढ़िया होता है और मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच झगड़ा हो गया। लियू मेंग्याओ ने उसे दिलासा दिया। जियान, खुद को दोष मत दो, यह सब चेन काई की गलती है। तुम खाना नहीं बनाते हो, इसीलिए उससे कोई डिश बनाने के लिए कहना, इसमें क्या बड़ी बात है। मैं अभी घर जाकर उससे हिसाब किताब करती हूँ। जब वह घर पहुंची तो हैरान रह गई। सोफा कहाँ है? टीवी। सोफा कहाँ है? टीवी। हैंडबैग और गहने गायब हैं और किचन के कटोरे भी नहीं हैं। वह बड़बड़ाई, हमारे घर चोरी हो गई है, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा क्या आजकल ऐसे चोर भी होते हैं जो सब कुछ चुरा ले जाते हैं। तभी बाहर किसी ने कहा, बिल्डिंग 8 का यूनिट 1 क्यों खाली कर दिया गया? ओह, घर के मालिक को कैंसर है, ला इलाज कैंसर। उसने इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए सब कुछ बेच दिया। यह सुनकर लियू मेंग्याओ ने सोचा, जिस तरह से उसने फोन पर मुझ पर चिल्लाया वह कैंसर वाले व्यक्ति जैसा नहीं लग रहा था। डंडन को उसके पिता ले गए, वे एक ट्रिप पर गए। वह सोचने लगी, चैन काई ने सब कुछ क्यों बेच दिया? वह अपनी बेटी को ट्रिप पर क्यों ले गया? वह मुझे अपनी हर गतिविधि के बारे में बताता था। आज जो हुआ उसके बारे में मुझे कुछ क्यों नहीं पता चला? तभी लू जियान आया और बोला, क्या बात है मेंग्याओ? एक और बात है, शिया ओया किंडरगार्टन जाने की उम्र की हो गई है। मुझे लगता है कि जिस किंडरगार्टन में डंडन जाती है वह बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अभी अभी लौटा हूँ और यहाँ किसी को नहीं जानता। साथ ही मेरे पास अभी ट्यूशन के लिए ज्यादा पैसे नहीं हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? लियू मेंग्याओ ने कहा, यह छोटी सी बात है, चिंता मत करो, मैं कल शियाओया का एडमिशन करवा दूंगी। और कुछ? लू जियान ने कहा, नहीं, बस इतना ही। बस चेन काई के बारे में तुमने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? उसका मकसद तुम्हें गुस्सा दिलाना नहीं था। तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। भले ही उसके पास कोई औपचारिक नौकरी नहीं है, लेकिन अकेले कपड़े धोना, खाना बनाना और डंडन की देखभाल करना मुश्किल काम है। लियू मेंग्याओ ने जवाब दिया कि चिंता मत करो, यह मेरा पारिवारिक व्यवसाय है। बच्ची को कल सुबह जल्दी किंडरगार्टन ले आना, मैं तुम्हारे लिए एडमिशन का काम संभाल लूंगी। लू जियान ने मन में सोचा, कुछ अजीब लगा। इस बार लियू मेंग्याओ ने चेन काई पर फोन पर क्यों नहीं चिल्लाया? अगर उनका रिश्ता टूटा नहीं तो मैं कैसे बीच में आकर उसकी जगह ले सकता हूँ? नहीं, मुझे दबाव बढ़ाना होगा। वहीं लियू मेंग्याओ गुस्से में सोच रही थी, उस कमबख्त चेन काई ने तो अपना फोन ही बंद कर दिया था। जब वह वापस आएगा तो मैं पक्का करूंगी कि उसे एहसास हो कि मेरे बिना वह कुछ भी नहीं है। अगले दिन लू जियान ने लियू मेंग्याओ को देखा। ओह मेंग्याओ, क्या हुआ? क्या तुम कल रात ठीक से सो नहीं पाई? कुछ नहीं, मैं बस थोड़ी देर तक जागती रही। चलो अंदर चलते हैं और शियाओया के कागजी काम को निपटाते हैं। अंदर जाकर उसने कहा, प्रिंसिपल लियू, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे दोस्त की बेटी का एडमिशन करवा देंगे। प्रिंसिपल ने सिर हिलाया। चिंता न करें प्रेसिडेंट लियू, मैं अभी इसका इंतजाम कर देता हूँ। लियू मेंग्याओ के मन में अभी भी वही बात चल रही थी। चेन काई बहुत बेरहम था। उसने मेरे लिए एक भी बिस्तर नहीं छोड़ा था। मुझे जल्दी से कुछ फर्नीचर खरीदना था, वरना मुझे होटल में ही रहना पड़ता। इस बीच लू जियान अपनी चालें सोच रहा था। मैं शियाओया और डैंडन का ट्रांसफर एक ही क्लास में करवा देता। फिर इस बात का फायदा उठाकर कि लियू मेंग्याओ ने डैंडन को उन्हें माँ कहने से मना किया था, मैं शियाओया से क्लास में यह अफवाह फैलवाता कि डैंडन की कोई माँ नहीं है, जिससे डैंडन का आत्मविश्वास टूट जाता। लेकिन उसकी इस साजिश का नाकाम होना तय था, क्योंकि इस बीच मैं डैंडन को गांव वाले अपने पुराने घर में वापस ले आया था। हालांकि आंगन में बहुत घास फूस उग आई थी, लेकिन घर अच्छी हालत में था। थोड़ी सफाई पुताई के बाद यह रहने लायक हो जाता। वैसे भी मेरी जरूरतें ज्यादा बड़ी नहीं थीं। मैं डैंडन को लेकर कुछ गांव वालों के पास गया ताकि घर की सफाई में मदद मिल सके। यह स्थानीय लोगों से अच्छे संबंध बनाने का एक अच्छा मौका था। सफाई के बाद मैंने सबको एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाया। थोड़ी ड्रिंक्स के बाद पड़ोसियों को पता चल गया कि मैं कौन हूँ। उस दिन डैंडन को गांव में सब कुछ बहुत दिलचस्प लग रहा था। वह कभी कुत्तों के पीछे भागती तो कभी मुर्गियों के। आखिरकार वह सो गई, जिससे मुझे अपना फोन दोबारा चालू करने का मौका मिला। अकेले लियू मेंग्याओ ने ही दर्जनों बार फोन किया था और कई मैसेज भेजे थे। मैंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। मुझे यह देखने की भी जरूरत नहीं थी कि वे बस मुझ पर गुस्सा निकाल रही हैं और बुरा भला कह रही हैं। इसके बाद मैंने सिर्फ लियू मेंग्याओ का कॉन्टैक्ट नंबर रखा, बाकी सबकी डिटेल्स डिलीट कर दी और काम किंडरगार्टन के सभी ग्रुप चैट छोड़ दिए। मैंने लियू मेंग्याओ का नंबर मुख्य रूप से इसलिए रखा था ताकि अगर डैंडन को किसी चीज की जरूरत पड़े तो काम आए। मैंने सोचा कि उसकी बात सुन लेता हूँ। अगर वह बदतमीजी से बात करती तो मैं बाद में फोन काट सकता था। जैसे ही मैंने कॉल उठाया, उसने चिल्लाकर कहा, क्या कोई परेशानी है? चेन काई, तुम कहाँ हो? मुझे तुम मिल नहीं रहे हो और तुमने घर का सामान क्यों बेच दिया? मुझे उसे शांत रखना था, इसीलिए मैंने कहा। डैंडन कह रही थी कि वह बोर हो रही है और मैं उसके साथ खेल नहीं रहा था।
इसीलिए वह अपना मन बहलाने के लिए कहीं घूमने जाना चाहती थी। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने कुछ चीजें बेचकर उसे घुमाने ले जाने के लिए पैसे जुटाए। उसने पूछा, तो तुम लोग वापस कब आ रहे हो? मुझे लगता है कि यह डैंडन के मूड पर निर्भर करेगा। तुम दोनों को जल्द वापस आ जाना चाहिए। मुझे इतने बड़े घर में अकेले रहने की आदत नहीं है। मैंने मन में सोचा, तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? आदत नहीं है, तुम्हें बस मेरी यानी तुम्हारी नैनी की आदत है, जो तुम्हारा ख्याल रखता है ना? तभी फोन के पीछे से लू जान की आवाज आई। अरे मेंग्याओ, शियाओया अचानक बीमार पड़ गई है, क्या तुम आकर उसकी देखभाल में मदद कर सकती हो? लियू मेंग्याओ ने रूखेपन से कहा, अगर बच्ची बीमार है तो उसे अस्पताल ले जाओ। वैसे भी मुझे इसका कोई अनुभव नहीं है, मुझे कुछ काम करने हैं, मुझे जाना होगा। उसने मन में सोचा, मेरी अपनी बेटी भी मेरे पास नहीं है, मैं उस गॉड डॉटर की परवाह कैसे कर सकती हूँ जिसे मैं सिर्फ 2 दिनों से जानती हूँ। लू जान का चेहरा उतर गया और उसने मन में सोचा, धत तेरे की, लियू मेंग्याओ ने सच में मुझे मना कर दिया। मैंने तो बस शियाओया की बीमारी का बहाना बनाकर लियू मेंग्याओ और डैंडन के बीच झगड़ा कराने की कोशिश की थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा दांव खेलने के बाद भी लियू मेंग्याओ आकर देखने की जहमत भी नहीं उठाएगी। अगर लियू मेंग्याओ को अब मेरी या मेरी बेटी की कोई परवाह नहीं है तो मैं अपने कर्ज का क्या करूंगा? ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि मैं जोखिम उठाऊं और लियू मेंग्याओ की असिस्टेंट होने के नाते कंपनी के फंड का गबन करूं। इधर गांव में मेरे अलावा डैंडन का यहाँ कोई परिवार नहीं है, इसलिए किसी और को उसे किंडरगार्टन से लाने की इजाजत नहीं है। डैंडन स्कूल के अपने पहले दिन खुश थी। कोई उथल पुथल वाले या मुश्किल सबक नहीं थे। ज्यादातर समय टीचर बच्चों को खेल खिलाते रहे। जब तक डैंडन खुश है बस यही मायने रखता है। मुझे लगा था कि उसे ढलने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन क्योंकि वह खुश है तो हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। सब ठीक है। उसके बाद के दिनों में डंडन को किंडरगार्टन ले जाने के अलावा मैं घर से बाहर नहीं निकला। जब भी गांव वाले पूछते तो मैं उनसे कहता कि मैंने सालों तक बहुत मेहनत की है और अपनी सेहत खराब कर ली है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं काम क्यों करूंगा? किसी और के लिए काम करने का तो सवाल ही नहीं उठता। वह जिंदगी मेरे लिए खत्म हो चुकी है। काम करना थका देने वाला होता है, क्या आराम से लेटे रहना और मजे करना बेहतर नहीं है? लियू मेंग्याओ जब भी खाली होती मुझे फोन करती। अगर मेरा मूड अच्छा होता तो मैं जवाब देता, लेकिन अगर नहीं होता तो मैं ऐसा दिखावा करता जैसे मैंने कॉल देखा ही नहीं। बाद में पहाड़ियों पर लगे फलों के पेड़ पक गए, लेकिन जिस खरीदार ने फसल खरीदने का वादा किया था वह आखिरी समय पर पीछे हट गया, जिससे गांव वाले अपनी उपज बेचने का तरीका खोजने के लिए परेशान हो गए। मेरे पड़ोसी अंकल झांग मुझसे मिलने आए। उन्हें लगा कि चूंकि मैंने बड़े शहर में समय बिताया है तो मेरे पास जरूर कुछ आइडिया होंगे। उनकी बात सुनने के बाद मैंने लाइव स्ट्रीम के जरिए बिक्री करने का सुझाव दिया। हालांकि मैंने साफ कर दिया कि मैं असल काम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सलाह देने के लिए वहां था। अंकल झांग को यह प्लान अच्छा लगा और वे खुशी खुशी मेरे घर से चले गए। मैंने कुछ और दिन शांति से बिताए। कभी सोचा भी नहीं था कि लियू मेंग्याओ सच में लोगों के एक ग्रुप के साथ मेरे होम टाउन आ जाएगी। गेट के बाहर से मेरा नाम पुकारते हुए सुनकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया। मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि अमीर लोग कैसे काम करते हैं। पता चला कि लियू मेंग्याओ को बहुत जल्दी ही समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है और उसने मेरे ठिकाने का पता लगा लिया था। मुझे लगता है कि डंडन और मेरे वहां न होने से लू जियान और उसकी बेटी की चालें बेअसर हो गई थीं। आखिर लियू मेंग्याओ बेवकूफ तो नहीं थी। उस बाप बेटी की जोड़ी को रोज नाटक करते देख उसे बहुत असहज महसूस होता था। शियाओया अपनी परफॉर्मेंस में जितनी जोश से भरी थी, लियू मेंग्याओ को अपनी सगी बेटी की उतनी ही याद आ रही थी। डंडन कभी भी इतनी लापरवाह नहीं थी और न ही उसने कभी इस तरह लगातार परेशान किया था। उसे पता था कि लू जियान कंपनी के पैसे का गबन कर रहा है, लेकिन रकम बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए उसने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया। डंडन और मेरे दूर रहने का समय जितना बढ़ता गया वह उतना ही इस बारे में सोचती रही। मैं उसकी वीडियो कॉल का जवाब भी नहीं दे रहा था, इसलिए आखिरकार उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अपनी हैसियत की वजह से मेरे बारे में पता लगाना उसके लिए बहुत आसान था, इसलिए वह पूरी टीम के साथ सीधे वहां पहुंच गई। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि लू जियान और उसकी बेटी भी साथ आएंगे। मेरे लिए दरवाजा खोलने का कोई सवाल ही नहीं था। हे भगवान! लियू मेंग्याओ गाड़ियों का एक काफिला लेकर आई थी और मेन गेट पर जोर जोर से दरवाजा खटखटा रही थी। यह तमाशा देखने के लिए पड़ोसियों की भीड़ जमा हो गई थी। बाहर से लियू मेंग्याओ चिल्लाई, चेन काई, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अंदर खड़े होकर मैंने सोचा, मैं उस कमीने लू जियान को बिल्कुल भी बोलने नहीं देने वाला था। अगर वह मुंह खोलता तो पक्का मुझे परेशान किया जाता, इसमें कोई शक नहीं था। मैंने मन में कहा, लू जियान,
मैंने तुमसे दूर रहने के लिए इतनी कोशिशें की, क्या तुम बस जियांगचेंग में ही नहीं रह सकते थे?